उस सुबह अरुण की आंखें नहीं खुली। उनकी पत्नी सुमन का दिल धक धक करने लगा। वो दौड़ कर गई और उन्हें हिलाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं। सुमन की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत अपने पड़ोसी आदित्य को फोन किया। आदित्य ने अरुण की नब्ज चेक की। सांसें तो चल रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच हुई, पता चला हार्ट अटैक। डॉक्टर ने कहा उन्हें तुरंत मेट्रो सिटी के अच्छे हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना खतरा है। सुमन का दुनिया लुढ़क गया। उस दिन सुबह का अलार्म बजते बजते रह गया। अरुण वर्मा की आंखें नहीं खुलीं। उनकी पत्नी सुमन पहले तो सोचा कि शायद कल रात ऑफिस का काम करते करते देर से सोए हों, लेकिन जब उसने चाय बना ली और फिर भी कोई हरकत नहीं हुई तो उसके मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। अरुण, अरुण जी। सुमन ने हल्के से उनका कंधा हिलाया। कोई जवाब नहीं। उनका शरीर सख्त पड़ा हुआ था। एक पल के लिए तो सुमन का दिल ही बंद हो गया। उसने तुरंत अपने फोन से पड़ोस में रहने वाले आदित्य को फोन लगाया। आदित्य एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और इस शहर नीम गांव में अकेला रहता था। वो अरुण और सुमन को अपने माता पिता जैसा मानता था। आदित्य दौड़ता हुआ आया। उसने अरुण अंकल की नब्ज चेक की और फौरन नज़दीक के क्लिनिक से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर जांच की, कुछ इंजेक्शन लगाए। उनकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था। ये हार्ट अटैक है सुमन जी, डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा। हालत स्थिर है, लेकिन ये जोखिम भरा है। आप इन्हें तुरंत मेट्रो सिटी ले जाइए। वहाँ के अच्छे हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी हो सकती है। यहाँ इलाज की सुविधा नहीं है। देरी जानलेवा हो सकती है। सुमन का गला भर आया। आंसू रोकना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर के जाते ही आदित्य ने सुमन को संभाला। आंटी, घबराइए मत, अंकल ठीक हो जाएंगे। आप अपने बेटे समीर भैया को फ़ोन करो। वो तो मेट्रो सिटी में ही रहते हैं। उन्हें सब बताओ। कहूँ तो मैं आप दोनों की ट्रेन या फ्लाइट की टिकट ऑनलाइन बुक करवा देता हूँ। सुमन ने हाँ में सिर हिलाया। आदित्य के जाने के बाद उसने कांपते हाथों से अपने बेटे समीर का नंबर डायल किया। एक बार फ़ोन कट गया। दूसरी बार फ़ोन उठाया उसकी बहू तन्वी ने। हेलो। तन्वी की आवाज़ में उदासीनता थी। बेटा, तन्वी, मैं बोल रही हूँ। सुमन। माँ। हाँ बताइए। इस महीने का खर्चा तो पहले ही भेज दिया गया है ना? तन्वी ने बिना किसी लगाव के कहा। नहीं बेटा, पैसे की बात नहीं है। तुम्हारे पापा, उन्हें हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। हमें तुम्हारे पास आना पड़ेगा। समीर से बात करवा दो जल्दी। अच्छा, हार्ट अटैक? तन्वी की आवाज़ में कोई डर या चिंता नहीं थी, बल्कि एक झुंझलाहट थी। समीर अभी ऑफिस में है, बहुत बिजी हैं। शाम को आएंगे तो बात करा दूंगी। ये कहकर तन्वी ने फ़ोन काट दिया। उधर मेट्रो सिटी के एक शानदार अपार्टमेंट में तन्वी फ़ोन रखकर मुंह बनाती है। समीर उसके सामने ही बैठा नाश्ता कर रहा था और सब सुन रहा था। कौन था? समीर ने पूछा। तुम्हारी माँ, तन्वी ने चिढ़कर कहा। कह रही थी पापा को हार्ट अटैक आया है, यहाँ आकर इलाज कराना है। एक ना एक बहाना लेकर ही आ जाते हैं। समीर के चेहरे पर एक पल की चिंता दौड़ी, लेकिन तन्वी के रुख ने उसे चुप करा दिया। उसने कुछ नहीं कहा। अपनी नौकरी, अपने कर्ज और अपनी पत्नी के गुस्से के आगे उसने अपने पिता की चिंता को दबा दिया। 3 दिन बीत गए। समीर का कोई जवाब नहीं आया। अरुण की हालत बिगड़ रही थी। सुमन का रो रो कर बुरा हाल था। इतने दिन हो गए, समीर ने फोन तक नहीं किया। तुम्हारी तबीयत, डॉक्टर ने क्या कहा था याद है? सुमन फपक कर रो पड़ी। अरुण ने कमजोर स्वर में कहा, सुमन, तू बेवजह परेशान हो रही है। बेटा शहर में है, उसके अपने प्रेशर होंगे, पैसे का इंतजाम कर रहा होगा। तभी आदित्य वहां आया। उसने स्थिति देखी और फौरन बोला, आंटी अंकल, अब बहस नहीं, आप तैयार हो जाइए। मैं अपनी कार से आपको मेट्रो सिटी समीर भैया के घर छोड़ आता हूँ। हो सकता है उनसे कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई हो। आदित्य की जिद के आगे अरुण सुमन मान गए। कार का सफर काटकर वे मेट्रो सिटी पहुंचे और समीर के अपार्टमेंट का बेल बजाया। दरवाजा तन्वी ने खोला। उसकी नज़र में हैरानी नहीं, गुस्सा था। आप बिना बताए यहाँ कैसे? तन्वी ने झुंझलाकर कहा। बेटा, पापा की हालत, सुमन ने कहना चाहा। ठीक है, अंदर आइए। तन्वी ने बिना उनकी बात पूरी सुने रास्ता दिया। उसने तुरंत समीर को फोन किया और गुस्से में बोली, सुनो, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ आ गए हैं, सीधे घर पर। मैंने नहीं बुलाया इन्हें। कुछ ही देर में समीर घर आया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों थे। पापा, आप यहाँ कैसे? मैंने कहा था ना, जब पैसे की व्यवस्था होगी मैं खुद आपको लेने आऊँगा। अरुण ने कमज़ोर स्वर में कहा। बेटा, डॉक्टर ने जल्दी की हिदायत दी है। ठीक है, चलो, समीर ने थकी हुई आवाज़ में कहा। पहले किसी अच्छे हॉस्पिटल में चेकअप कराते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पूरी जांच की। रिपोर्ट आई तो खबर और बुरी थी। मिस्टर वर्मा की हार्ट की 3 नसें 90% ब्लॉक हैं। उनकी एंजियोप्लास्टी ज़रूरी है।
ये ऑपरेशन है और इसका खर्चा लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए आएगा। देरी नहीं कर सकते। 3 लाख का आंकड़ा सुनते ही समीर का चेहरा पीला पड़ गया। तन्वी तो जैसे फट पड़ी। घर लौटकर उसने समीर से अपने कमरे में जाकर झगड़ा शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ें बाहर बैठे अरुण और सुमन तक आ रही थीं। 3 लाख? ये कहाँ से लाएंगे? मैंने सोचा था इस बोनस से मैं नया नेकलेस लूंगी। तुम्हारे माता पिता को यहाँ आए हुए भी कितना खर्चा हो रहा है, और क्या गारंटी है कि बूढ़े का ऑपरेशन सफल भी होगा? अगर ऑपरेशन टेबल पर ही चल बसे तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इतने पैसे लगाने का क्या फायदा? तन्वी के ये कठोर शब्द सुनकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। अब वहां एक ठंडी आग थी। उसने अपना एक छोटा सा बैग उठाया और अरुण का हाथ पकड़कर बोली, चलो अरुण, हम इस घर में एक पल भी नहीं ठहरेंगे। पर सुमन, हम लौटेंगे कैसे? रास्ता भी तो ठीक से पता नहीं। चिंता मत करो, आदित्य ने अपना नंबर दे रखा है, उससे मैं बात कर लूंगी। और इतना कहकर बिना अपने बेटी बहू को कुछ बताए वे दोनों उस अपार्टमेंट से निकल गए। जब समीर बाहर आया तो सुनसान बरामदा देखकर स्तब्ध रह गया। तन्वी खुश थी। चले गए, अच्छा हुआ, बला टली। गांव लौटकर सुमन टूट चुकी थी। मैंने कैसी औलाद को जन्म दिया, जिसे 9 महीने पेट में रखा, पाल पोसकर बड़ा किया। आज वो हमें बोझ समझता है। अब मैं तेरे इलाज के पैसे कहाँ से लाऊंगी अरुण? ये सब सुनकर आदित्य, जो दरवाजे पर ही खड़ा था, अंदर आया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। आंटी, उसने ठोस स्वर में कहा, एक बेटे ने मना कर दिया तो क्या हुआ? आपका दूसरा बेटा अभी जिंदा है। मैं कराऊंगा अंकल का इलाज। सुमन हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। पर बेटा आदित्य, इतने पैसे तू कहाँ से लाएगा? आंटी, मैंने अपनी शादी के लिए, अपनी होने वाली बीवी के लिए जो जेवरात बनवाने की बचत सी थी, वो पैसे हैं, उनसे इलाज हो जाएगा। अरुण ने तुरंत मना किया। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, हम तेरे ये पैसे नहीं लेंगे। तेरी बहू मतलब तन्वी सही कह रही थी। अगर ऑपरेशन में कुछ हो गया तो तेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में पानी आ गया। अंकल, एक शब्द और मत कहिएगा। आप दोनों ने मुझे माँ बाप का प्यार दिया। जब मेरे अपने माँ बाप नहीं थे तब आपने ही मुझे संभाला। शादी तो हो जाएगी 2 साल बाद, पर अगर आप नहीं रहे तो मेरे काका काकी कहाँ से आएंगे? ये पैसे नहीं, आपकी जान बचाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। आदित्य की बात सुनकर तीनों का गला भर आया। आदित्य ने फौरन अगले दिन की ट्रेन की टिकट बुक की और उन्हें लेकर मेट्रो सिटी के एक बड़े हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने अपनी सारी बचत ऑपरेशन के लिए दे दी। ऑपरेशन सफल रहा। अरुण धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। एक दिन सुमन ने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ये कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। आदित्य मुस्कुराया। आंटी, कर्जा? बचपन में जब मैं बीमार पड़ता था तो आप रात भर जागकर मेरे सर पर हाथ रखती थी। जब मैं फेल हो गया था तो अंकल ने मुझे डांटा नहीं, बल्कि समझाया और दोबारा पढ़ाया। आपने मुझे अपने बच्चे जैसा प्यार दिया। यही तो सबसे बड़ा एहसान है जो कोई नहीं चुका सकता। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वो औलाद जिसे मैंने जन्म दिया, वो हमारे लिए बोझ बन गई। और तू, जो खून का रिश्तेदार नहीं है, तू हमारे लिए खून से भी बढ़कर हो गया। भगवान तुझे हर जन्म में ऐसा ही प्यार दे। ये कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, लेकिन असली रिश्ता तो दिल का होता है। खून के रिश्ते कभी कभी स्वार्थ और लालच के आगे कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चा प्यार और रिश्ता देखभाल, त्याग और निस्वार्थ सहयोग पर टिका होता है। जिंदगी की दौड़ में कभी कभी हम उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए वाकई अहमियत रखते हैं, और उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो सच में मायने नहीं रखते। पैसा और सुविधाएं ज़रूरी हैं, लेकिन वो कभी इंसानियत, प्यार और रिश्तों की जगह नहीं ले सकते। याद रखिए, रिश्तों की कद्र उनके व्यवहार से करें, ना कि सिर्फ खून से। कई बार जन्म देने वाले से ज्यादा पालने वाला होता है। हिम्मत कभी मत हारिए। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, एक उम्मीद की किरण जरूर निकलती है। जैसे आदित्य इस कहानी में आशा की किरण बना। अपनी जिम्मेदारियों से कभी मत भागिए। बुजुर्ग माता पिता आपका सबसे कीमती खजाना है। उनके प्यार और आशीर्वाद को कभी नजरअंदाज मत करिए। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई आदित्य जरूर आएगा, और अगर नहीं आया तो खुद किसी की जिंदगी के आदित्य बनिए, क्योंकि दिया तभी तक जलता है जब तक वो दूसरे दिया को रोशन नहीं कर देता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।